नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रीति और आइए सुबह 9 बजे की खबरों की शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। भारत और श्रीलंका के बीच संबंधों का नया दौर। भारत ने दी वीजा ऑन अराइवल की सुविधा। प्रधानमंत्री आज करेंगे जाफना का दौरा। जम्मू कश्मीर में प्रादेशिक झंडे को लेकर उठा विवाद। सरकार ने आदेश लिया वापस। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की आलोचना। स्वाइन फ्लू से मरने वालों का आंकड़ा 1600 के पार। शुक्रवार को 40 लोगों ने तोड़ा दम। वायरस के म्यूटेशन को लेकर वैज्ञानिकों में मतभेद। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद को 13 साल की कैद। आतंक विरोधी कानून के तहत मिली सजा। ऑकलैंड में भारत और जिम्बाब्वे के बीच मुकाबला। टॉस जीतकर धोनी ने लिया फील्डिंग का फैसला। क्वार्टर फाइनल में भारत की बांग्लादेश से भिड़ंत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज श्रीलंका के उत्तरी हिस्से जाफना का दौरा करेंगे। यहां वो एक सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला रखेंगे। इससे पहले कल दोनों देशों के बीच 4 समझौतों पर दस्तखत हुए, जिसमें वीजा ऑन अराइवल भी शामिल है। श्रीलंका ने भारत के इस कदम का स्वागत किया है। भारत की तरफ से श्रीलंकाई नागरिकों को वीजा ऑन अराइवल की सुविधा देने का श्रीलंका के विदेश मंत्री एम समरवीरा ने स्वागत किया है। राज्यसभा टीवी के साथ हुए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का ये फैसला काफी अहम है। Prime Minister Modi has gone beyond that and is offering visa on arrival for all citizens of Sri Lanka, which is extremely generous gesture on the day we celebrate. श्रीलंका की ओर से भारत को वीजा ऑन अराइवल की सुविधा देने पर उन्होंने कहा कि अभी इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। I really can't answer because without referring to the minister in charge of it, because it may have certain financial implications, etc. So all those will have to be studied, but certainly I think that should be considered. विदेश मंत्री समरवीरा ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार की असीम संभावनाएं हैं, जो आने वाले दिनों में और बढ़ेंगी। Bonds which have existed between India and Sri Lanka for many centuries have now been cemented, so it's becomes very strong. भारत और श्रीलंका के बीच व्यापार तो रहा है, लेकिन आपसी विश्वास में कमी हमेशा रही है। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन प्रशांता के साथ कोलंबो से अखिलेश सुमन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की श्रीलंका यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार आसान करने समेत 3 और समझौते हुए हैं। प्रधानमंत्री ने मछुआरों की समस्या का स्थायी समाधान खोजने पर भी जोर दिया है। 3 देशों की यात्रा के आखिरी दौर में श्रीलंका पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोलंबो में भव्य स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री की श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने आपसी हित के कई मुद्दों समेत क्षेत्रीय मसलों पर बात की। We discussed the fishermen's issue. This complex issue involves livelihood and humanitarian concerns on both sides. We should handle it from this perspective. At the same time, we need to find a long-term solution to this issue. दोनों देशों ने 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें वीजा, कस्टम, युवा विकास और रविंद्रनाथ टैगोर मेमोरियल का निर्माण शामिल है। प्रधानमंत्री ने श्रीलंका के आर्थिक विकास में मदद के लिए कई घोषणाएं की। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन श्रीलंका के त्रिंकोमाली शहर को क्षेत्रीय पेट्रोलियम हब के रूप में विकसित करेगा। आरबीआई और श्रीलंका सेंट्रल बैंक के बीच $1.5 अरब के करेंसी स्वैप का करार हुआ है। इससे श्रीलंका मुद्रा को स्थिर रखने में मदद मिलेगी। श्रीलंका रेलवे के लिए $318 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा भी नरेंद्र मोदी ने की। We stand with you in your efforts to build a future that accommodates the aspirations of all sections of the society, including Sri Lankan Tamil community, for a life of equality, justice, peace and dignity in a united Sri Lanka. प्रधानमंत्री ने श्रीलंका की संसद को भी संबोधित किया और दोनों देशों के मिलकर काम करने पर जोर दिया। नरेंद्र मोदी महाबोधि सोसाइटी भी गए।
1987 के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की श्रीलंका की पहली द्विपक्षीय यात्रा है। श्रीलंका में चले पिछले 20 साल के गृह युद्ध में दोनों देशों के बीच जरूर एक दूरी बनी थी, जिसके कारण विश्वास में भी कमी आई थी। भारत और श्रीलंका दोनों की अब कोशिश यह है कि जो अविश्वास के कारण थे उसे दूर किया जाए और न सिर्फ व्यापार बल्कि सामरिक सुरक्षा और एक दूसरे की आवाजाही को बढ़ाया जाए, ताकि दोनों एक अच्छे पड़ोसी के रूप में रह सकें। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन प्रशांता के साथ कोलंबो से अखिलेश सुमन। और अखिलेश सुमन इस समय हमारे साथ सीधा जुड़े हैं जाफना से, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं। अखिलेश, हमने देखा कल अहम समझौते 4 हुए हैं और जाफना जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज, और वो जाफना जाने वाले पहले प्रधानमंत्री भी हैं। यहाँ तमिलों के लिहाज से देखा जाए तो कितना अहम कदम है। यहाँ तमाम घर हैं जो आज नरेंद्र मोदी सौंपने वाले हैं। श्रीलंका और भारत के बीच जो पुरानी दोस्ती रही है, कितनी मजबूती देख रहे हैं आप उसमें इस कदम के बाद? देखिए प्रीति, सचमुच में जाफना में आकर अभी ऐसा लग रहा है कि स्थितियों में काफी सुधार हुआ है। जाफना, जैसा कि आपको पता है, करीब 25 साल गृह युद्ध से यह पूरा इलाका तबाह रहा है। तमिलों और सिहलियों और यहाँ तक कि मिलिट्री भी गृह युद्ध में एक तरीके से शामिल हो गई थी। तो उसके बाद अभी जब देखते हैं कि रीसेटलमेंट का प्रोसेस चल रहा है और प्रधानमंत्री के जाफना आने का मुख्य कारण यही है कि श्रीलंका सरकार इस बात के लिए राजी हुई है कि जाफना में रहने वाले तमिलों को राजनीति की मुख्य धारा में लाया जाए, समाज की मुख्य धारा में लाया जाए और उनके अंदर जो अलगाव पैदा हुआ है गृह युद्ध की वजह से, उस अलगाव को दूर कर एक समेकित, एक संपूर्ण श्रीलंका का निर्माण किया जाए। तो इस मामले में प्रधानमंत्री यहाँ आने के पहले तलाईमनार एक जगह है जहां वो रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। भारत के सहयोग से वह रेलवे स्टेशन बन रहा है और वह रेलवे स्टेशन बनने के बाद भारत के साथ कनेक्टिविटी बहुत बन जाएगी। थोड़ी दूर के लिए समुद्र में जाना पड़ेगा, लेकिन तलाईमनार तक रेलवे स्टेशन से जा सकते हैं, रेलवे से जा सकते हैं। उसके बाद जब जाफना आएंगे तो जाफना में उनका मुख्य उद्देश्य, यहाँ तकरीबन 27,000 घर बने हैं भारत के सहयोग से, कुल 50,000 घर बनाए जाने हैं जो विस्थापित तमिलों को दिया जाना है। उसमें 27,000 घर जो बन चुके हैं वो घर उन तमिलों को समर्पित करेंगे। इसके अलावा ये यहाँ के गवर्नर जो तमिल मूल के हैं उन गवर्नर से भी मिलेंगे और अन्य तमिल नेताओं से मिलेंगे। तो एक तरीके से कहें तो रिकंसिलिएशन का प्रोसेस, जिसके बहुत दिनों से बात हो रही थी कि तमिलों और सिहलियों के बीच में रिकंसिलिएशन का प्रोसेस चलाया जाए, जो मानवाधिकारों की जो क्षति हुई है उसको दूर करते हुए श्रीलंका में एक ऐसा माहौल बनाया जाए जिसमें अंतर्राष्ट्रीय छवि भी बने, उसकी विकास का काम भी तेजी से चले और एक पीसफुल श्रीलंका, शांतिपूर्ण श्रीलंका का निर्माण हो। तो प्रधानमंत्री यहाँ आने के पहले जो राष्ट्रपति सिरिसेना के साथ बात हुई, रानिल विक्रमसिंघे के साथ बात हुई और तमिल नेताओं से उन्होंने वहां भी बात की और आज शाम में जब लौटेंगे वो कोलंबो, तो वहां उनकी पुराने जो राष्ट्रपति थे, जो अभी नहीं है राष्ट्रपति, वो उनसे भी, राजपक्षे से भी बात होगी। तो एक तरीके से कहें कि श्रीलंका के सभी राजनीतिक समूहों से वे बात कर रहे हैं और मुझे लगता है कि आने वाले 1 सालों के अंदर इसके परिणाम साफ साफ नजर आने लगेंगे। थोड़ी गर्माहट कम हुई थी भारत और श्रीलंका के रिश्तों में पिछले दिनों, ये हम सभी मानते हैं। वो गर्मजोशी फिर से भरने की कोशिश नरेंद्र मोदी की तरफ से की जा रही है इस दौरे में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अखिलेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। श्रीलंका दौरे का आज दूसरा और आखिरी दिन है। तमाम कार्यक्रम है आज नरेंद्र मोदी के और जाफना भी जाएंगे आज वो अपने कार्यक्रम के तहत। आगे बढ़ते हैं। भारत ने मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड जकीउर रहमान लखवी की रिहाई पर कड़ी आपत्ति जताई है। सरकार ने पाकिस्तान के उच्चायुक्त को बुलाकर इस मामले में विरोध जताया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि वो लखवी के खिलाफ कोर्ट में ठोस सबूत पेश करें। पाकिस्तान के इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने लखवी को जेल में रखे जाने को गैर कानूनी बताते हुए उसकी तत्काल रिहाई के आदेश दिए हैं। पाकिस्तान की रावलपिंडी जेल में बंद मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड जकीउर रहमान लखवी जेल से बाहर आएगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने लश्कर ए तैयबा के ऑपरेशन कमांडर जकीउर रहमान लखवी को हिरासत में रखने का आदेश रद्द कर दिया है। कोर्ट ने लखवी को तीसरी बार हिरासत में लिए जाने की चुनौती मंजूर करते हुए उसकी रिहाई का आदेश दिया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि पाकिस्तान सरकार की यह जिम्मेदारी है कि लखवी जेल से बाहर न आने पाए। लखवी को जेल से रिहा ना हो, इसको लेकर के सीरियसनेस जो होना चाहिए वो नहीं हुआ है और पाकिस्तान के एजेंसीज के पास जो भी एविडेंस मौजूद है पाकिस्तान के अदालत में पेश करना चाहिए। विदेश मंत्रालय ने इस मामले में कड़ा रुख दिखाते हुए पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित को तलब करके विरोध जताया है। मुलाकात के बाद बासित ने कहा कि मामले की सुनवाई चल रही है और कानून अपना काम करेगा।
trial continues and we're all working to complete the trial. So let the judicial process take its course. कांग्रेस समेत दूसरे राजनीतिक दलों ने भी प्रतिक्रिया दी है। पाकिस्तान की जो एजेंसीज हैं वो पहले दिन से ही उनकी नीयत ठीक नहीं थी और ये भारत इसको स्वीकार नहीं कर सकता। हिंदुस्तान को हमेशा खोखला करने वाली नीति जो पाकिस्तान ने अपनाई है, उनसे बातचीत करे या उनसे ये करके कोई बात नहीं है। इससे पहले लखवी को पाकिस्तान की आतंकवाद निरोधक अदालत ने पिछले साल 18 दिसंबर को मुंबई हमले के मामले में जमानत दी थी, लेकिन भारत के कड़े विरोध के बाद उसे 3 महीने के लिए नजरबंद कर दिया गया था। जकीउर रहमान लखवी भारत के मोस्ट वांटेड आतंकियों में शामिल है। उसे दिसंबर 2008 में मुंबई आतंकी हमले की साजिश रचने और उसे अंजाम देने के आरोप में पाकिस्तान में गिरफ्तार किया गया था। 2009 में 6 अन्य के साथ उसे आरोपी बनाया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा में शुक्रवार को कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में देश के विवादित नक्शे का मुद्दा उठाया और सरकार से जवाब की मांग की। दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस मामले की जांच कराने की बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार, पार्टी और आरएसएस जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग मानता है। राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में देश का विवादित नक्शा प्रकाशित करने का मुद्दा उठा। शून्यकाल में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि जब भी किसी विदेशी पत्रिका में पाक अधिकृत कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बताया गया तो सबसे ज्यादा विरोध बीजेपी और संघ ने ही किया है। उन्होंने इस मामले में सरकार का जवाब भी मांगा। आरएसएस के माउथपीस ऑर्गेनाइजर ने जो जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्से को पाकिस्तान का हिस्सा बताया, क्या ये भारतीय जनता पार्टी उसका सहयोग करती है, उसको मानती है? क्योंकि इनका माउथपीस है। दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कहा ये ना तो सरकार और ना ही संघ और ना ही बीजेपी का विचार है। उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और वो इस मामले की जांच कराएंगे। ऑर्गेनाइजर के जिस लेख की बात कही गई है उसकी तहकीकात हम करेंगे। ये न संघ का व्यू है, न भाजपा का व्यू है, न हम कार्यकर्ताओं का व्यू है, न सरकार का व्यू है। विपक्ष जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ और उसने पूछा कि सरकार इस मामले में क्या कार्रवाई करेगी। जो छपा है अगर आप नोटिस दे दो, ओके नोटिस दे दो, छापने वाला व्यक्ति यू गिव नोटिस, उसके खिलाफ आप क्या कर रहे हैं? यू गिव नोटिस, यस हम गिव नोटिस, they are going to take action against that. Okay, let them give notice. That is its demand. Let them give no. That the government come forward. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में पाक अधिकृत कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बताने वाला नक्शा छपा था, जिसके बाद से सरकार, बीजेपी और संघ विपक्ष के निशाने पर आ गया। हालांकि विवाद पैदा होते ही पत्रिका के ऑनलाइन संस्करण से इसे हटा दिया गया। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर में मुफ्ती सरकार एक बार फिर विवादों में है। मुफ्ती मोहम्मद सईद की अगुवाई वाली पीडीपी बीजेपी सरकार ने राष्ट्रीय ध्वज की तरह जम्मू कश्मीर के ध्वज की गरिमा को हर कीमत पर बनाए रखने का हुक्म जारी किया। हालांकि विवाद बढ़ता देखकर सरकार ने फैसला वापस ले लिया। जम्मू कश्मीर में अभी मसरत आलम की रिहाई का मामला ठंडा ही नहीं पड़ा था कि मुफ्ती सरकार अपने एक और फैसलों की वजह से विवादों में आ गई। और विवाद का कारण है ये सर्कुलर, जिसमें सईद सरकार ने सरकारी इमारतों और गाड़ियों पर जम्मू कश्मीर का झंडा लगाने का आदेश दिया है। हालांकि जब तक इस आदेश का अमल हो पाता, इसे वापस ले लिया गया। It was surprising for us and even for the Chief Minister that how a circular has been issued which was not required. So we have taken very serious note of it. नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सर्कुलर को वापस लिए जाने का विरोध किया है। अपनी ट्वीट में पार्टी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने लिखा कि जब सरकार जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा दिखने वाले झंडे का बचाव नहीं कर सकती, तो एस्पा और धारा 370 के बारे में कोई भी उम्मीद करना बेमानी होगा। वहीं कांग्रेस ने इसे बीजेपी पीडीपी सरकार की अपरिपक्वता करार दिया है। पीडीपी अपने कंस्टिट्यूएंट्स को कश्मीर में एड्रेस करना चाहती थी। लुक, हमने बीजेपी को झुका दिया और देखो अब वो दो जो है निशान उसकी बात एक्सेप्ट कर चुके और अब बीजेपी के प्रेशर पे उन्होंने विड्रॉ कर लिया, क्योंकि बीजेपी को जम्मू में मैसेज देना है कि लुक हम उससे एग्री नहीं करते और बहुत सारी चीजें। सो ये पिटी पॉलिटिक्स है, एक फिक्स्ड मैच है पीडीपी और बीजेपी जो खेल रही है। गवर्नेंस कहीं भी जमीन पर नजर नहीं आ रही है। इस सर्कुलर में केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर के बीच 1952 में हुए समझौते का हवाला देते हुए प्रदेश के झंडे को राष्ट्रीय ध्वज जैसा सम्मान देने की बात कही गई है।
ये सर्कुलर गुरुवार यानी 12 मार्च को जारी किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आम आदमी पार्टी के भीतर मचे घमासान के बीच एक के बाद एक स्टिंग सामने आ रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान ने संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल से हुई बातचीत के 2 स्टिंग होने की बात कही है, जिसमें दिल्ली में सरकार गठन के लिए कांग्रेस के विधायकों ने तोड़फोड़ का दावा किया गया है। उधर आम आदमी पार्टी के मॉनिटरी सेल के एक नेता ने भी अरविंद केजरीवाल से हुई बातचीत का स्टिंग जारी किया है। आम आदमी पार्टी ने इन्हें भ्रमित करने की कोशिशें बताई हैं। आम आदमी पार्टी में स्टिंग और खुलासों का दौर जारी है। खुद को पार्टी की माइनॉरिटी सेल का जनरल सेक्रेटरी बताने वाले शाहिद आजाद ने भी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल से बातचीत का स्टिंग जारी किया है। इसमें मुसलमानों को बीजेपी के खिलाफ इस्तेमाल करने से जुड़ी बातचीत सार्वजनिक करने का दावा किया गया है। कहीं न कहीं हम वो सिद्धांत जो 2013 में हम जो बात कर रहे थे, वो सिद्धांत जब आप पहली मरतबा मुख्यमंत्री बने थे, आखिर क्या वजह हुई कि जब पार्लियामेंट का इलेक्शन होने के बाद दोबारा जो दिल्ली का इलेक्शन हो रहा है, इस बीच में हम उन सिद्धांतों पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? उधर पेन ड्राइव लहराते हुए कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान ने संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल से बातचीत के 2 स्टिंग होने का दावा किया है। आसिफ का दावा है कि दिल्ली में सरकार गठन के लिए उन्हें पद का लालच दिया गया, हालांकि उन्होंने अभी स्टिंग जारी नहीं किया है। उधर आम आदमी पार्टी इसे भ्रमित करने की कोशिश बता रही है। मैं ये बात पहले भी आपको कह चुका हूँ कि उस विजुअल्स में वो मीडिया हाउस से जुड़े हुए जो संपादक थे वो भी सामने दिखाई दे रहे हैं, उनके भी ऑडियो भी उनका सामने आ रहा है, वो भी कुछ बातें कर रहे हैं क्योंकि उनके ड्राइंग रूम में ये बातें हो रही हैं। तो मैंने ये आज कहा था कि मैं 12 बजे इसको रिलीज करूंगा, लेकिन मैं आपको एक बात कह रहा हूं कि संजय सिंह जी ये एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर किसी भी प्रकार का कोई स्टिंग, कोई ऑडियो, कोई वीडियो मुझसे संबंधित जिसमें मंत्री पद देने की बात या पैसे देने की बात कही गई होगी, अगर इसका कोई खुलासा हो जाता है तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। इससे पहले बुधवार को पार्टी के पूर्व विधायक राजेश गर्ग ने अरविंद केजरीवाल से बातचीत का स्टिंग जारी किया था, जिसमें लोकसभा चुनावों के बाद दिल्ली में दोबारा सरकार बनाने के लिए कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने की बात सामने आई थी। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। और आप बने रहे हमारे साथ, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। साइंस की खबरें हो या तकनीकी उलझन, इस खोज भरे सफर में आपको बताएंगे तकनीकी सहयोग से निकल रहे समाधान। विज्ञान की फिल्में हो या फिर अन्वेषण, भारतीय वैज्ञानिकों ने खोज निकाला है ऐसा सुपर एलॉय जो एविएशन इंडस्ट्री को और ऊंचाई तक ले जा सकता है। वैज्ञानिकों से मुलाकात, सब कुछ एक साथ। देखिए ज्ञान विज्ञान हर शनिवार सुबह 11 बजे और रविवार दोपहर 12 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। Today we have Professor Joshi with us. The fruit flies are a convenient model system because they are relatively cheap and easy to maintain. The fruit flies allow you to run experiments on evolutionary chains. We keep fruit flies which are extremely crowded, we keep their ancestors which are uncrowded, and we watch how they evolve over generations. Watch the best scientific minds come together and unlock the achievements of the scientific personas of the country, only on Rajya Sabha television. विश्व का अनूठा सुरक्षा बल यानी CISF CISF अपने देश का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक सुरक्षा बल है। इस CISF को एक मॉडर्न हाईटेक पैरामिलिट्री फोर्स के रूप में खड़ा करने में काफी हद तक कामयाबी हासिल है। देखिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का 46वां स्थापना दिवस शनिवार दोपहर 12:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात अब स्वाइन फ्लू के कहर की। शुक्रवार को स्वाइन फ्लू से 40 और लोगों की मौत हो गई। इस बीमारी से मरने वालों की तादाद बढ़कर 1600 का आंकड़ा पार कर चुकी है। वहीं अब भी स्वाइन फ्लू की चपेट में 28,000 से ज्यादा लोग हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इस बीमारी से अब तक 1627 लोगों की जान जा चुकी है। सबसे ज्यादा मौतें गुजरात में हुई हैं, जहां 368 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं राजस्थान में बीते 24 घंटों में 8 और लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद यहां स्वाइन फ्लू से मौत का आंकड़ा बढ़कर 367 हो गया है। वहीं महाराष्ट्र में 264, मध्य प्रदेश में 221, तेलंगाना में 69, कर्नाटक में 65, पंजाब में 51, हरियाणा में 44, उत्तर प्रदेश में 35, पश्चिम बंगाल में 18, जम्मू कश्मीर में 14, दिल्ली में 11 और छत्तीसगढ़ में 10 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच स्वाइन फ्लू के विषाणु के वायरस को लेकर वैज्ञानिकों में मतभेद पैदा हो गया है। अमेरिका की मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT के अध्ययन में कहा गया है कि H1N1 विषाणु म्यूटेट करके और खतरनाक रूप अख्तियार कर चुका है, जिससे इलाज के लिए दी जाने वाली दवाइयां बेअसर हो रही हैं। वहीं पुणे के इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के मुताबिक विषाणु में किसी भी तरह की तब्दीली नहीं हुई है। सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय की मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह को निवेशकों के रुपए वापस करने के लिए तीसरा और आखिरी मौका दिया है। कोर्ट ने सहारा प्रमुख को 23 मार्च तक रकम का इंतजाम करने की मियाद दी है। सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा है कि इसके बाद कोर्ट खुद नीलामी की प्रक्रिया को शुरू कर देगा। इतना ही नहीं, 23 मार्च तक अगर सुब्रत रॉय ने पैसे का इंतजाम नहीं किया तो इससे उनकी रिहाई भी खतरे में पड़ सकती है। सहारा प्रमुख को निवेशकों के 24,000 करोड़ रुपए लौटाने हैं। कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरें। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। शुक्रवार को एक आपराधिक अदालत ने उन्हें 13 साल की सजा सुनाई। ये सजा उन्हें आतंकवाद निरोधक कानूनों के तहत सुनाई गई है। पहली बार लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित पूर्व राष्ट्रपति नशीद को 2012 में एक जज को बंधक बनाने के मामले में 22 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। नशीद ने पुलिस और सेना के विद्रोह के बाद फरवरी 2012 में इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद नशीद ने फरवरी 2013 में माले स्थित भारतीय उच्चायोग में शरण ली थी ताकि इस मामले में गिरफ्तारी से बच सकें। नशीद की गिरफ्तारी और बदसलूकी समेत मालदीव के घटनाक्रम पर भारत ने चिंता जताते हुए सभी पक्षों से अपील की है कि वो संवैधानिक दायरे के तहत अपने मतभेद सुलझाएं। इजराइल में होने वाले आम चुनाव में विवादित स्थल यरूशलेम का मुद्दा एक बार फिर उठने लगा है। हर बार की तरह इस बार भी स्थानीय नेता यरूशलेम के मसले को हल करने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं फिलिस्तीन को भी उम्मीद है कि आने वाली सरकार इस मसले पर गंभीर चर्चा करेगी। यह है इजराइल और फिलिस्तीन की सीमा पर बसा एक प्राचीन और विवादित शहर यरूशलेम, जो आजकल इजराइल में चुनाव का मुद्दा बना हुआ है। यहाँ 17 मार्च को प्रधानमंत्री पद के चुनाव होने वाले हैं, जिसे देखते हुए यरूशलेम की अहमियत काफी बढ़ जाती है। אני חושב שכל מי שרואה את הפער הזה מבין שיש לנו 3 ימים לסגור אותו. ימים בודדים לסגור את הפער הזה, שאם לא כן, ציפי ובוז'י יהיו כאן ראשי הממשלה בישראל, בתמיכת הערבים. यरूशलेम में स्थित है मस्जिद अक्सा, जिसे लेकर यहाँ के यहूदी, मुसलमान और ईसाइयों के बीच तनाव है। दरअसल फिलिस्तीन और इजराइल के लोग अल अक्सा को अपने पूर्वजों की जमीन मानते हैं और इसे किसी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहते। نظري ما بتوقعش انه يكون في حل، لانه اليهود بطبعهم ما بدهم يحلوا، لانه هم من خلال تجاربنا يعني تعاملنا معهم. حل سلمي لا، ما يأخذ بالقوة لا يسترد الا بالقوة. فلسطين ارض اسلامية عربية، مش عبرية ولا كل هذا الحكي। जोर शोर से चल रही चुनाव की तैयारियों के बीच इजराइल के स्थानीय नेता एक बार फिर इस विवाद को हल करने का दावा कर रहे हैं। इस विवाद को सुलझाने की कई बार कोशिशें की गईं, लेकिन हर बार सिर्फ नाकामी ही हाथ लगी। इजराइल के लोग इस बार भी नई सरकार से मसले के हल की उम्मीद लगाए बैठे हैं। देखना यह है कि क्या आने वाली सरकार इस सदियों पुराने विवाद का शांतिपूर्वक हल निकाल पाएगी या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और बात करते हैं वर्ल्ड कप की, जिसमें टीम इंडिया और बांग्लादेश के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है।
लगातार 5 मैचों में टॉस हासिल करके टीम इंडिया पहले ही क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी है और वहीं शुक्रवार को खेले गए एक अहम मुकाबले में न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को 3 विकेट से हरा दिया। इसके बाद भारत और बांग्लादेश के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबला तय हो गया। वहीं आज ऑकलैंड में भारत आज अपना आखिरी लीग मैच जिम्बाब्वे के साथ खेल रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है और जिम्बाब्वे का ताजा स्कोर आपको बता दें, 4 विकेट जिम्बाब्वे गंवा चुका है जबकि 334 रन बना लिए हैं। माफ कीजिएगा, स्कोर 234 रन का है, 4 विकेट जिम्बाब्वे ने गंवा दिए हैं और फिलहाल 42वां ओवर खेला जा रहा है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते एक नजर हेडलाइंस पर। भारत और श्रीलंका के बीच संबंधों का नया दौर। भारत ने दी वीजा ऑन अराइवल की सुविधा। प्रधानमंत्री आज करेंगे जाफना का दौरा। जम्मू कश्मीर में प्रादेशिक झंडे को लेकर उठा विवाद। सरकार ने आदेश लिया वापस। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की आलोचना। स्वाइन फ्लू से मरने वालों का आंकड़ा 1600 के पार। शुक्रवार को 40 लोगों ने तोड़ा दम। वायरस के म्यूटेशन को लेकर वैज्ञानिकों में मतभेद। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद को 13 साल की कैद। आतंक विरोधी कानून के तहत मिली सजा। ऑकलैंड में भारत और जिम्बाब्वे के बीच मुकाबला। टॉस जीतकर धोनी ने लिया फील्डिंग का फैसला। क्वार्टर फाइनल में भारत की बांग्लादेश से भिड़ंत। Oh